क्या आप जानते हैं कि फोन इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्या आपको जानना है कि हम खुद को और अपने बच्चों को फोन की एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं, जो आप सबकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? अगर आपका भी यही सवाल है तो आज की बुक समरी आपके लिए ही है। अगर आप पेरेंट्स कैटेगरी में आते हैं, टीनेजर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या मिलेनियल्स हैं, आपको ये बुक समरी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। इस बुक के ऑथर एडम ऑल्टर की बात करें तो वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, प्रोफेसर और कॉलमिनिस्ट हैं। वो NYU में प्रोफेसर हैं, साथ ही वो ड्रंक टैंक पिंक के ऑथर भी हैं और उनकी अगली बुक भी आने वाली है जिसका टाइटल है एस्केप वेलोसिटी। एडम वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी दूसरे पॉपुलर पब्लिकेशंस के लिए भी लिख चुके हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हैं और शुरू करते हैं उनकी लिखी बुक समरी इररेसिस्टिबल। आपको याद होगा 2010 में स्टीव जॉब्स ने आईपैड लॉन्च किया था। तब उन्होंने बोला था कि सबके पास आईपैड होना चाहिए। आईपैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये हमारे एक्सपीरियंस को एकदम अलग लेवल पर ले जाता है। लेकिन शायद आपको यह बात ना मालूम होगी कि स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को कभी आईपैड टच भी नहीं करने दिया। जी हां, जर्नलिस्ट और बायोग्राफर्स ने यह प्रूव करके दिखाया कि स्टीव जॉब्स के घर में आईपैड अलाउड ही नहीं था, क्योंकि स्टीव जॉब्स से बेहतर कौन जान सकता था कि मोबाइल डिवाइसेस कितने एडिक्टिव होते हैं। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपने बच्चों को अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करने दिए। तो शुरुआत कुछ इस तरह से है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और हर सवाल के बदले में आपको इस स्केल के अनुसार ही अपने आप को मार्किंग देनी है। 0 फॉर नॉट एप्लीकेबल, 1 फॉर बहुत कम या रेयरली, 2 फॉर कभी कभार ओकेशनली, 3 फॉर फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत बार, 4 फॉर ऑफन यानी कि अक्सर, 5 फॉर ऑलवेज यानी कि हमेशा। अब पहला सवाल है, जितना आपने सोचा था उससे तकरीबन कितनी देर तक आप ऑनलाइन रहते हैं? दूसरा सवाल है, तकरीबन कितनी बार लोग आपके हमेशा ऑनलाइन होने की शिकायत करते हैं? तीसरा सवाल है, तकरीबन कितनी बार आप बिना काम पड़े भी अपना ईमेल चेक करते रहते हैं? चौथा सवाल है, तकरीबन कितनी बार फोन की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हुई? और पांचवा सवाल है, तकरीबन कितनी बार आपने जब आप ऑनलाइन थे यह कहा है कि बस थोड़ा सा और? अब बहुत ही ऑनेस्टली अपने आप को मार्किंग दीजिए और इस स्केल में अगर आपके जवाब 7 या उससे नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेट एडिक्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आपने 8 से 12 के बीच स्कोर किया है तो आपको माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है। आपका अपने मोबाइल टाइम पर अभी भी कंट्रोल है और अगर स्कोर 13 से 20 के बीच में है तो आप एक मॉडरेट इंटरनेट एडिक्ट हैं। आपका फोन आपको फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम दे रहा है, पर अगर आपने 21 से 25 के बीच स्कोर किया है तो समझ लीजिए कि आपको मोबाइल की खतरनाक हद तक एडिक्शन हो चुकी है। आपका फोन यूज आपको और आपके करीबी लोगों को सीरियसली प्रॉब्लम दे रहा है। इस किताब में हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम्स, बिंज वॉचिंग या सोशल मीडिया की एडिक्शन क्यों होती है। हम इनके अहम कारण पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों को इन सब चीजों का एडिक्ट बनाने से कैसे रोक सकते हैं। इस किताब में ऐसे सॉल्यूशन और सुझाव दिए गए हैं जो आपको इंटरनेट एडिक्शन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं और आप इस बुक में उन अलग अलग जाल यानी कि ट्रैप्स के बारे में भी पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी दोबारा उनका शिकार न बन सकें। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर, द राइज ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन। एडिक्ट कोई भी बन सकता है, इसकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती। आप या हम कोई भी किसी भी लत का शिकार हो सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा हमारे यहां या हमारे पड़ोस में नहीं होता। डोंग नवेन वियतनाम के एक वीडियो गेम डेवलपर हैं। मई 2013 में उन्होंने एक गेम क्रिएट की और उसे रिलीज किया जिसे वो खुद भी बहुत खेलते थे। ये गेम उनका ब्रेन चाइल्ड था। इस गेम में प्लेयर्स को एक उड़ती हुई चिड़िया के रास्ते की रुकावटें पार करा के उसे आगे बढ़ाना होता था। चिड़िया को कहीं टकराना नहीं था वरना आप हार गए। प्लेयर्स को चिड़िया को बचाने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर लगातार टैप करते रहना होता था। यह गेम रातों रात पॉपुलर नहीं हुई। इस गेम को हिट होने में पूरे 8 महीने लग गए। यह जनवरी 2014 की बात थी। यह गेम एप्पल स्टोर की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली गेम बन गई थी। डोंग नवेन ने सिर्फ एड रेवेन्यू से एक दिन के $50,000 कमाए।
उन्हें तो खुश होना चाहिए था, उन्हें अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। पर आप जानते हैं कि डोंग खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्होंने एक मॉन्स्टर बना लिया है। एक यूजर ने एप्पल के स्टोर पर कमेंट में लिखा कि इस गेम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, यह कोकीन से भी बदतर है। एक और यूजर का कमेंट आया, इस गेम को डाउनलोड मत करना, मैं सो नहीं पाता हूं, खा नहीं पाता हूं, मैंने अपने सारे दोस्तों को गवा दिया है, मैं सारा दिन यह गेम खेलता हूं। सिर्फ 1 महीने के बाद फरवरी 2014 में डोंग ने ट्वीट करते हुए लिखा, आई एम सॉरी, अब से 22 घंटे बाद मैं ये गेम हटा दूंगा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बात सिर्फ ये थी कि ये गेम बहुत ज्यादा एडिक्टिव थी। कई लोगों की लाइफ में इस गेम की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। डोंग ने गेम को हटा दिया और खुद भी कहीं गायब हो गए। वे लोगों का सामना करने से बच रहे थे। क्या आपने इस गेम का नाम सुना है? क्या आप भी इस गेम के एडिक्ट रहे थे? ये कोई और गेम नहीं बल्कि फ्लैपी बर्ड था। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी और कोई देश नहीं था जो इस गेम के एडिक्शन का शिकार ना हुआ हो। कहने का मतलब यह है कि एडिक्शन हर जगह है। गली मोहल्ले के नुक्कड़ में जो सिगरेट बिकती है उसके अंदर भी ड्रग्स है। दुनिया की हर इलीगल चीज में एक नशा छुपा है। लेकिन एडिक्शन की चीजें सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि आपके ऑफिस, घर और बाकी जगहों में भी मौजूद है। यह आपकी जेब के अंदर ही है और इस वक्त आपने हाथ में भी पकड़ा हुआ है। यह नशा है आपका फोन। इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया था? आपकी लाइफ में, करियर में या फिर फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, शायद उसकी वजह भी आपका यह मोबाइल ही है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप चाहकर भी इससे दूर नहीं रह सकते। और इस बात को समझने के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द एडिक्ट इन ऑल ऑफ अस। किसी की लत छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उस इंसान को उस चीज से दूर रखो जिसकी उसे एडिक्शन है। जैसे अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग की लत है तो फिर कभी उस शहर में, उस घर में या उन दोस्तों के पास लौटकर मत जाइए जिनके साथ आपको यह एडिक्शन लगी थी। खुद को ऐसे माहौल से हमेशा बचा कर रखिए जहां आपको एडिक्शन की लत लगे, क्योंकि वो शहर, वो जगह या वो लोग आपको उस नशे की लत दोबारा लगा सकते हैं। चलिए हम यहां आइजैक वेस्बर्ग की स्टोरी लेते हैं जिसे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का एडिक्शन था। 1992 में आइजैक वेनेजुएला में पैदा हुआ था। उसे बेहद प्यार करने वाली मां और ख्याल रखने वाले पिता मिले थे। हालांकि उसके पिता को बहुत काम रहता था और काम के सिलसिले में वो सारा दिन बाहर रहते थे, लेकिन जब भी वो घर आते आइजैक को जोर से गले लगा लेते। आइजैक को घर में खूब प्यार मिलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया। वो और उसकी मां वेनेजुएला छोड़कर मियामी में रहने लगे। अपने पूरे टीनेज के दौरान आइजैक अकेलेपन से जूझता रहा। उसके पेरेंट्स के तलाक की वजह से वो कभी वेनेजुएला तो कभी यूएस रहता था। वो दोस्त तो जल्दी बना लेता था, पर उसकी फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाती थी और ना ही उसके ऐसे खास दोस्त कभी बन पाए जिनसे वो अपनी फीलिंग्स और ड्रीम्स शेयर कर सके। आइजैक ने 14 साल की उम्र से वॉरक्राफ्ट खेलना शुरू कर दिया था। बाकी प्लेयर्स की तरह वो भी एक गिल्ड में शामिल हो गया था। गिल्ड मेंबर्स रोज आपस में चैट करते थे और कामरेडरी बनाते थे। आइजैक की अपनी गिल्ड मेट्स के साथ क्लोज फ्रेंडशिप हो गई थी। वॉरक्राफ्ट की दुनिया के जरिए उसे एहसास हुआ कि डीप फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में उसके ऐसे कोई मीनिंगफुल रिश्ते नहीं बन पाए थे। फिर उसे वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उसका पहला सेमेस्टर अच्छा गुजरा। वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आइजैक काफी स्ट्रेस में रहने लगा था। वो हॉस्टल के कमरे में अकेलापन महसूस करता था, इसीलिए उसने फिर से वॉरक्राफ्ट खेलना शुरू कर दिया था और वो सारे सब्जेक्ट में स्ट्रेट ए से सी, डी और ई तक पहुंच गया था। आइजैक की मां ने उसका एडमिशन रीस्टार्ट में करवा दिया। यह दुनिया का पहला इंटरनेट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है। रीस्टार्ट उन टीनेजर्स का ट्रीटमेंट करता है जो ऑनलाइन गेमिंग एडिक्ट हैं। यह सेंटर एक 6 वीक प्रोग्राम ऑफर करता है जहां पार्टिसिपेंट को रीस्टार्ट सेंटर में रहना पड़ता है और यह जगह सिएटल के जंगलों के अंदर है। इस सेंटर में टीनेजर्स को किसी भी तरह का गैजेट्स रखने और यूज करने की मनाही है। इन लोगों को नेचर के बीच में रहना होता है। उन्हें टॉयलेट साफ करना, अंडे वगैरह पकाना और मॉर्निंग में अपना बिस्तर ठीक करने जैसी बेसिक स्किल्स सिखाई जाती हैं। इन बच्चों को रोज फिटनेस जिम में ट्रेनिंग भी दी जाती है। आइजैक ने भी अपना 6 हफ्ते का फिटनेस प्रोग्राम पूरा किया।
उसे पहले से बेहतर फील हो रहा था। उसे फील हुआ कि जैसे उसकी लाइफ फिर से एक बार ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन फिर एक गलती हो गई। आइजैक को फिर से वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन यूनिवर्सिटी जाना पड़ा क्योंकि उसे अभी अपनी कॉलेज डिग्री पूरी करनी थी। पर जहां पर आपको कोई लत लगी हो, उसी जगह दोबारा जाना बहुत बड़ी गलती है। आइजैक को वो डेट अच्छे से याद है। वो दिन था 21 फरवरी 2013 का। बस इतना हुआ था कि उसे अपने एक वॉरक्राफ्ट गिल्ड के फ्रेंड का मैसेज मिला। आइजैक कॉन्फिडेंट था। उसे भरोसा था कि वो गेमिंग एडिक्शन से पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, इसीलिए वो अब दोबारा इसका शिकार नहीं बन सकता। पर जब उसके फ्रेंड ने यह पूछा कि क्या वो एक छोटे से वॉरक्राफ्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहेगा, तो आइजैक मना नहीं कर पाया। 21 फरवरी के दिन आइजैक ने फिर से वॉरक्राफ्ट खेला और अगले 5 हफ्तों तक खेलता ही रहा, यहां तक कि वो उस रूम से बाहर नहीं निकला। उसने नहाना छोड़ दिया, क्लास अटेंड करना छोड़ दिया, बस दिन रात वो वॉरक्राफ्ट ही खेलता रहता था। उसे एक गेम की ऐसी लत लग गई कि वो सिर्फ 4 घंटे ही सो पाता था, और जब उठता तो फिर से खेलना शुरू कर देता। वो पूरे 35 दिन उन्हीं कपड़ों में रहा जो उसने 21 फरवरी के दिन पहने थे। उसने कॉलेज हॉस्टल के डोरमैन के साथ ऐसी सेटिंग कर ली थी कि वो उसका खाना सीधे उसके रूम में पहुंचा देता था। आइजैक की डेस्क पर कचरे का ढेर लग गया था। उसके मोबाइल पर 142 कॉल आए थे, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। फिर जब 143वां कॉल आया तो उसने उठा लिया। यह उसकी मां का फोन था। उसकी मां ने बताया कि वो 2 दिन बाद उससे मिलने आ रही हैं। तब जाकर आइजैक ने फाइनली गेम खेलना छोड़ा और अपनी हालत देखी तो हैरान रह गया। वो 1 महीने से वही कपड़े पहना था। खाने पीने के खाली पैकेट से उसका रूम भरा हुआ था। उसके बालों में गंदगी भर गई थी और वो काफी मोटा हो गया था। खुद को शीशे में देखकर उसे एहसास हुआ कि सारा दिन रूम में बैठकर गेम खेलने से उसका वजन 60 पाउंड बढ़ गया है। उसकी मां उससे मिलने आई तो आइजैक रो पड़ा। उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि उसे एक बार फिर से रीस्टार्ट जाना चाहिए। इस बार उसने 6 वीक इन पेशेंट प्रोग्राम और उसके बाद 7 महीने का आउट पेशेंट प्रोग्राम करने का फैसला लिया। आइजैक फिर हमेशा के लिए सिएटल में रहा और कभी लौटकर वॉशिंगटन डीसी नहीं गया। 6 वीक पेशेंट प्रोग्राम के बाद आइजैक रीस्टार्ट सेंटर के पास ही रहने लगा था। उसे एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई थी। फिर कुछ महीनों बाद उसे एक फिटनेस जिम में मैनेजर की जॉब मिल गई। उस जिम के मालिक ने जब जिम बेचने का फैसला लिया तो आइजैक ने वो जिम उनसे खरीद लिया। सिर्फ 4 महीने बाद ही उसके मैनेजमेंट के अंडर जिम की मेंबरशिप 3 गुना बढ़ गई थी। आइजैक के अब अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वो अब एक फिट, हेल्दी और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था। उसकी वारक्राफ्ट की एडिक्शन हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी, यानी कि एडिक्शन छूट सकती है। इस पॉजिटिव नोट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द बायोलॉजी ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। बिहेवियरल एडिक्शन के पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह है डोपामाइन लेवल में बढ़ोतरी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक साथ होना। अगर आप डिप्रेशन या टेंशन में हैं तो शायद आप अपना दर्द कम करने के लिए फूड, ड्रग या किसी और नशे का सहारा लेते हैं। अगर आप अकेले हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप शायद ऑनलाइन गेमिंग में फ्रेंड्स बनाएंगे। हमें सिर्फ डोपामाइन हिट्स ही एडिक्ट नहीं बनाता, ये सब्सटेंस एडिक्शन से अलग है। शराब, तंबाकू या हेरोइन जैसे ड्रग्स का सेवन करते ही हम तुरंत अच्छा महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमारा तनाव, हमारी परेशानियां दूर हो गई हैं। हमें अपना दिलो दिमाग हल्का लगने लगता है। लेकिन अगर डोपामाइन ही असली गुनहगार होता तो शायद हर बच्चा जो पहली बार आइसक्रीम टेस्ट करता है वो इसका एडिक्ट बन जाता। बिहेवियरल एडिक्शन के पीछे एक और वजह है और वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एक इंसान होने के नाते हम सब रोमांटिक लव और पेरेंटिंग चाहते हैं, पर क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन स्पीशीज को अपने जीन्स को आगे बढ़ाना है। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें और जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। हमें लव का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है क्योंकि हमें अपने जीन्स पास करने के लिए मैरिज और सेक्स की जरूरत पड़ती है। बस इतनी सी बात है। अब अगर किसी को पेरेंट्स का प्यार न मिले या कोई लाइफ पार्टनर न मिले तो जो उसे प्यार करे तो जाहिर है कि वो एडिक्शन का शिकार हो सकता है। हम सबको अपनी लाइफ में पेरेंट्स के केयर और प्यार की जरूरत होती है। हमें जीवन साथी भी चाहिए जो हमें चाहे। हम अपनी मां का अनकंडीशनल लव और केयर चाहते हैं, खासकर पैदा होने से 5 साल की उम्र तक।
यही वो उम्र होती है जब एक बच्चे में सीखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस उम्र में बच्चा कोई भी लैंग्वेज या सामाजिक तौर तरीके जल्दी सीखता है। लर्निंग, फोकस्ड अटेंशन और सक्सेस का एम रखने के लिए लैंग्वेज ही पहली सीढ़ी है, और सामाजिक तौर तरीके हमें दोस्ती करना और रिश्ते निभाना सिखाते हैं, और यही आगे चलकर हमें इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प करते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर प्यार और केयर न मिले और वो बचपन से ही फोन या टैबलेट के साथ वक्त गुजारे, तो वो बच्चा बेसिक लाइफ स्किल्स कभी नहीं सीख पाएगा। वो किसी और के तो क्या, खुद अपने इमोशंस भी नहीं समझ पाएगा। वो सक्सेस पाने के लिए मेहनत करना नहीं सीखेगा। उसे दूसरों के साथ शेयरिंग और एम्पैथी करना नहीं आएगा। ऐसा बच्चा दूसरे बच्चे को हर्ट करने के बाद भी सॉरी नहीं फील करेगा। वो किसी भी दूसरे बच्चे को जाकर सीधा तुम मोटे हो या बदसूरत हो ऐसा बोल देगा और चलता बनेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसने किसी को हर्ट किया है। यह तब होता है जब बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बस मोबाइल या टैबलेट चलाना आता है। इंसान की जिंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन तब आता है जब उसे बचपन में माँ बाप का प्यार न मिला हो, और इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसे बच्चों या बड़ों को डोपामाइन हिट लेने के लिए शराब, सिगरेट, ड्रग्स या ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम्स, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया या बिंज वॉचिंग की लत लग जाती है। और जरा सी भी इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन या अकेलापन फील होते ही वो इन चीजों का सहारा लेने लगते हैं। वेल, एडिक्शन कोई भी हो, इसका रूट कॉज और क्योर यही है कि आप बचपन से ही बच्चों को एक प्यार भरा माहौल दें, उनके साथ भरपूर वक्त बिताएं, उन्हें अटेंशन दें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मिजरेबल लाइफ न जिए, तो एक अच्छा पेरेंट बनकर दिखाएं। अपने बच्चे को भरपूर प्यार दें जिसका वो हकदार है। आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। वो अपनी खुशियों या गम के लिए किसी ड्रग पर या बिहेवियर पर डिपेंड नहीं रहेगा। उसे पता होगा कि वो अपने आप में एक कंप्लीट इंसान है। उसे किसी का प्यार पाने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है, और आप उसके साथ 100% हैं, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का सामना करेगा और सक्सेसफुल बनकर दिखाएगा। तो साइकोलॉजी के इस डीप सीक्रेट वाले चैप्टर को समझने के साथ हम बढ़ते हैं अब आगे और समझते हैं इस चैप्टर को, जो कि है द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन। चलिए अब फोन एडिक्शन पर फोकस करते हैं, यानी सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बिंज वॉचिंग और वीडियो गेम्स। ऐसे 6 हुक्स यानी कि 6 हुक्स हैं जो गेम डिजाइनर यूज करते हैं ताकि लोग अपने फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और जहां भी जाएं हमेशा मोबाइल से चिपके रहें। फर्स्ट हुक है गोल्स। अब जैसे फिटनेस वॉचेस को ही ले लीजिए। आप अपने स्टो काउंट चेक करेंगे, कैलोरी काउंट करेंगे, एक्सरसाइज रेट्स, पल्स रेट, यानी हर चीज चेक करते रहेंगे। आप सारा दिन स्केल और नंबर ही देखते रहेंगे। जिन लोगों के पास फिटनेस वॉच हैं, उनके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे अगर उन्हें रनिंग करनी ही है तो चाहे उन्हें पैर क्यों ना दर्द करने लगे, वो कैलोरी काउंट करना नहीं भूलेंगे, चाहे वो भूखे मर रहे हों। लेकिन ये हेल्दी नहीं है। इसे हम फिट रहना तो नहीं बोल सकते। फिटनेस वॉच पहनने वाले लोग यही देखते रहते हैं कि आज हम सिर्फ 13 किलोमीटर भागे या इतना भागे, और फिर वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए और भागने लगते हैं। ऐसे लोग अपने स्टेप काउंट के साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए वो रनिंग करते ही रहते हैं। खाते वक्त भी ऐसे लोग हमेशा कैलोरी काउंट करते रहते हैं। बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए, बॉडी को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। फिटनेस वॉच पहनने वाले लोग ब्रेड, चावल, चीनी ये सब खाना छोड़ देते हैं, चाहे वो कितने ही कमजोर क्यों ना हो जाएं। सेकंड हुक है फीडबैक। आपने शायद कैंडी क्रश जरूर खेला होगा। इसके मैकेनिक्स एकदम सिंपल हैं। 3 या 5 कैंडीज को एक लाइन में मैच करो तो पॉइंट मिलते हैं। लेकिन एडिक्टिव पार्ट ये नहीं है। यहां जो ड्रग यानी कि जो लत है, उसे गेम डिजाइनर्स द जूस बुलाते हैं। हर मैच के लिए कैंडीज जलने लगती हैं। हर राइट मूव के बाद विजुअल इफेक्ट्स और साउंड प्ले होता है। यही इसका जूस है। हर क्लिक पर इंस्टेंट फीडबैक मांगा जाता है। स्क्रीन पर हर टैप के साथ आप और कैंडीज मैच करते रहते हैं और गेम के एडिक्टिव बन जाते हैं। थर्ड हुक है प्रोग्रेस। शिगेरू मियामोटो एक मास्टर गेम डिजाइनर हैं। उन्होंने 2nd, 5th और 6th और इसी तरह आगे के टॉप ग्रोसिंग गेम्स डिजाइन किए हैं। मियामोटो वो इंसान है जिन्होंने मारियो ब्रॉस और डंकी कॉन्ग बनाया था।
जितने भी पॉपुलर गेम आपने खेले होंगे उसके पीछे मियामोटो का ही दिमाग है। निंटेंडो एक ऐसी कंपनी थी जो खत्म होने के कगार पर थी। फिर मियामोटो को हायर किया गया और इन्होंने मारियो ब्रदर्स क्रिएट किया। गेम की शुरुआत में सिर्फ स्पेस होता है। मारियो का न्यू प्लेयर अपनी मर्जी से कंसोल एक्सप्लोर करके पता लगाता है कि कौन से एरो से मारियो वॉक या जंप करता है, और गेमर के पास सिर्फ आगे बढ़ने की चॉइस है। लेवल 1 में प्लेयर गेम के मैकेनिक्स सीख जाता है। यह खुद में एक मैनुअल होता है, पर मारियो किसी को भी बोरिंग नहीं लगता, एक्सपर्ट को भी नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि मियामोटो ने गेम में सीक्रेट टेक्निक्स डाले हैं। क्या आप 100 लाइव्स टर्टल के बारे में जानते हैं? इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जब प्लेयर मारियो को जितनी बार चाहे टर्टल पर जंप करा सकता है ताकि उसे और लाइफ मिल जाए। एक एक्सपर्ट प्लेयर को ड्रैगन को हराने और प्रिंसेस को बचाने के लिए वो एक्स्ट्रा लाइफ्स चाहिए होती हैं। मारियो में यूजुअल टर्टल एक बार जंप करने पर चला जाता है, पर 100 लाइव्स टर्टल एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ एक एक्सपर्ट प्लेयर ही जानता है। फोर्थ हुक है एस्केलेशन। जैसे जैसे आप गेम में एक्सपर्ट होते जाते हैं, गेम मुश्किल होती जाती है। अब गेम टेट्रिस को ही ले लीजिए। इसे रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी पजित्रोव ने इन्वेंट किया था। टेट्रिस एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर क्रिएट हुआ था। यह टेनिस और 4 पीस डोमिनो गेम टेट्रोमिनोस का मिला जुला रूप है। पत्रिजोव इस गेम को प्रोग्राम करते करते खुद एडिक्टिव हो गए थे। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे क्योंकि वो गेम को खत्म करने वाला कोई कोड फिनिश नहीं कर पा रहे थे। फिर जब उनका काम पूरा हुआ तो उनके कलीग्स भी इस गेम के एडिक्ट बन गए। इसमें लेवल सीक्रेट होते हैं। जैसे जैसे आप इसमें स्किल्ड होते हैं, गेम और हार्ड होता चला जाता है। ब्लॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और आपको उनकी जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको वही मिलते हैं। जब आप एक लाइन कंप्लीट करते हैं तो वो तुरंत गायब हो जाती है और फिर आपकी सारी गलती बचती है जो आपको ठीक करनी होती है, और यही है एस्केलेशन। मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने भी अपनी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक फ्लो में इसे एक्सप्लेन किया है। एंजाइटी और बोर्डम के बीच एक पतली सी लाइन है। गेम अगर इजी हो तो एक्सपर्ट बोर हो जाएंगे और गेम खेलना बंद कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कि लेवल और डिफिकल्ट बनाए जाएं, जो गेमर की एबिलिटी से मैच करें और उसे चैलेंज करें कि वो और ज्यादा कोशिश करे। इस तरह से प्लेयर बोर ना होकर गेम क्विट नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने चैलेंज होंगे। हर टीचर और पेरेंट को यह बात मालूम होनी चाहिए, और एक स्टूडेंट या बच्चे को एंगेज होने के लिए एक्टिविटी उनके एक्सपर्ट लेवल से मैच होनी चाहिए, पर टास्क भी चैलेंजिंग होने चाहिए। एस्केलेशन रूल है कि प्लेयर हमेशा जीतेगा तो बोर हो जाएगा, और अगर हमेशा हारेगा तो गेम क्विट कर देगा। इसीलिए तो कैसीनो में स्लॉट मशीन में कुछ गिने चुने ही जीत पाते हैं और बाकी सब हारते हैं, और हर गैम्बलर यह सोचकर दांव लगाता है कि शायद वो अगला दांव जीत जाए, पर हर दांव के साथ वो अपना पैसा हारता रहता है। और जैसे ही गैम्बलर क्विट करने की सोचता है तो स्लॉट मशीन उसे जिता देती है और वो एक बार फिर से गेम खेलने के लिए मोटिवेट हो जाता है। लॉटरी एंड टीवी गेम शोज का भी यही सीक्रेट है। व्यूअर्स को जब लगता है कि कोई नहीं जीत रहा है तो अचानक जैकपॉट विनर अनाउंस होता है और व्यूअर्स फिर से गेम देखने में मशगूल हो जाते हैं। फिफ्थ हुक है क्लिफ हैंगर। क्या आपको वो गाना याद है, सितंबर बाय बी गीस? जरा इस सॉन्ग को अपने माइंड में रिफ्रेश कीजिए। बड़ी कैची ट्यून है ना इसकी। क्या तुम्हें सितंबर 21 की नाइट याद है? इसका कोरस और अगली लाइन जुबान पर चढ़ जाती है। इसे ही क्लिफ हैंगर बोलते हैं। लोग किसी गाने, मूवी या सीरीज के एडिक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन क्लोजर पसंद करता है। हमें कोई क्लोजर चाहिए होता है ताकि हम मूव ऑन हो सकें और नेक्स्ट टास्क पर फोकस कर सकें। अगर मूवी ओपन एंडेड हुई तो हम इसके लिए पागल हो जाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि एंड में क्या होगा। सेम यही चीज पॉडकास्ट, सीरियल और ऑल टाइम टॉप टीवी सीरीज के साथ भी लागू होती है, जैसे द सोप्रानोस वगैरह, और ये लिस्ट एंडलेस है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अक्सर लोग एक्स लवर या पार्टनर को भूल नहीं पाते जिसने अचानक से ब्रेकअप कर लिया। वो इसलिए क्योंकि हमें क्लोजर नहीं मिल पाया। ये एक क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशन है। सिक्स्थ और लास्ट हुक है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि लाइक्स जो हमें सोशल मीडिया में मिलते हैं। हम अपनी फोटोज, वीडियोस या स्टेटस पोस्ट करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिल सके। आपको एक सीक्रेट टिप देते हैं, अगर आप अपने फीड के हर पोस्ट को लाइक करें तो भी आपको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। लोग आपकी पोस्ट तभी लाइक करते हैं जब आपने उनकी पोस्ट पर लाइक किया हो। रमीत चावला एक ऐप डेवलपर हैं।
उन्होंने लवमेटिकली क्रिएट किया है, जो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट पर लाइक करता है। 14 फरवरी 2014 को चावला ने 5000 यूजर्स को अपनी ऐप डाउनलोड करने दी थी। सिर्फ 2 घंटे बाद ही इंस्टाग्राम ने लवमेटिकली को टर्म्स और कंडीशंस को तोड़ने के लिए शट डाउन कर दिया था। तो कुल मिलाकर के एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल गेम है। गेम्स एंड एप्लीकेशंस हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर को देखते हुए ही डेवलप किए जाते हैं, और जब हम ये समझ गए हैं तो इस एडिक्शन से छुटकारा पाना मुश्किल है। आइए कंक्लूजन के जरिए इस समरी को रिवाइज कर लें और ठान लें कि अगर हमारा एडिक्शन लेवल माइल्ड लेवल पर है या एडवांस लेवल पर है तो हमें इससे छुटकारा पाना ही है। तो फिर चलिए एक बार सबसे पहले हम इंटरनेट के 6 एडिक्शन हुक्स को दोहराते हैं। ये हैं गोल्स, फीडबैक, प्रोग्रेस, एस्केलेशन, क्लिफ हैंगर एंड सोशल इंटरेक्शन। इनके चक्कर में आप कभी भी दोबारा मत पड़िएगा। सब्सटेंस या बिहेवियर के प्रति कोई भी एडिक्टेड हो सकता है। लोगों के ऐसे कोई ग्रुप नहीं है जो इनकी तरफ ज्यादा एडिक्टेड हो, या कोई ऐसी स्पेशल ब्रेन वायरिंग नहीं है जो इंसान को एडिक्ट बना दे। सच तो यह है कि शराब, सिगरेट और ड्रग्स इंसान को एडिक्टिव बनाने के लिए ही खास तौर पर बनाए गए हैं। यही वजह है कि लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं और चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। यही बात जुए की लत, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बिंज वॉचिंग और वीडियो गेम्स पर भी लागू होती है। गेम डिजाइनर्स लोगों को एडिक्टेड बनाने के लिए इंटरनेट हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियरल एडिक्शन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेन फीचर है, लेकिन अगर किसी के पास एक प्यार करने वाला साथी और देखभाल करने वाले पेरेंट्स हैं तो बिहेवियरल एडिक्शन का शिकार होने से बचा जा सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन से घबराकर लोग अक्सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उन्हें डोपामाइन हिट का इफेक्ट देती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस फोन के एडिक्शन से कैसे बचा जाए। तो अपना फोन दूर रख दीजिए, सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए, ऐसे जीना शुरू करने की प्रैक्टिस कीजिए जैसे आप 80 या 90s के डिकेड में जी रहे हैं, जब इंटरनेट और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। और जिन्हें आपसे मिलना होगा या बात करनी होगी वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। वर्क प्लेस में जरूरी मैसेजेस आते रहेंगे और आपको पता भी चलता रहेगा। इस बात का यकीन रखिए कि इंटरनेट को एकदम अवॉइड करने से आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे और ना ही किसी एडिक्शन हुक का शिकार बनेंगे। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल है? तो जरा सोचिए कि 80 और 90 के दशक के लोग कैसे रहते होंगे। और वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आज भी ऐसे लोग हैं। और अगर आप सोचते हैं कि टाइम में डिफरेंस था, तब भी ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे आसपास जो बिना इंटरनेट एडिक्शन के जीते हैं, जो बिना एंड्रॉइड फोन के जीते हैं, जो बिना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अपनी लाइफ को बखूबी जीते हैं, क्योंकि उनका फोकस अपने काम पर रहता है। देखिए, म्यूजिक तब भी होता था, तब भी लोग मजे करते थे। ऑफलाइन रहकर भी आप उतना ही एंजॉय कर सकते हैं। आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, नेचर वॉक पर जा सकते हैं, या लाइव कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं, या अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं। फोन के बगैर आप अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से देख और समझ पाएंगे। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स और ये पूरी दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, ये आप तभी जान सकते हैं जब आपका मोबाइल आपसे दूर होगा। तो कुछ देर के लिए अपना मोबाइल टर्न ऑफ कर दीजिए, अपने राउटर की वायर निकाल कर रख दीजिए और इस दुनिया को देखिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है ना? तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिविटी से भरी हुई ये समरी, जो कि सॉल्यूशन देती है एडिक्शन से बचने का, आपको जरूर पसंद आई होगी। कितनी पसंद आई और इस समरी ने आपके माइंडसेट पर कितना इंपैक्ट किया, आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक और समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।